उसको समझाओ कि एयर स्ट्राइक भाजपा ने या मोदी ने नहीं की, सैनिकों ने की थी। तुम्हारा जो ये बयान है ये सैनिकों का अपमान है। सैनिकों के बारे में तुम ऐसी बातें नहीं कह सकते। और अंबाला, अंबाला स्टेशन है अपना, अंबाला से अपनी एयरफोर्स उड़ी थी, वो 2 बजे के रात पास उड़ी, 4 बजे के आसपास जो उनको कांड करना था वो करकुरा के आ गई। अपन ने किसी को नहीं बताया कि हमने ऐसा कुछ किया है। 7 बजे पाकिस्तान के मंत्री ने ट्वीट किया कि हमें मार दिया, और इंडिया वाले हमारे अंदर घुस के हमारे ऊपर बम डाल के चले। अच्छा, कहते हैं आला और उदल पहले परमारदी चंदेल के पास में ही रहते थे, लेकिन बाद में राजा की सेनापतियों के आपस में लड़ाई हो गई। मतलब परमारदी चंदेल की और आला उदल के आपस में बननी बंद हो। तो आला उदल इसका राज्य छोड़कर चले गए कन्नौज। कहां चले गए? कन्नौज चले गए, वहां जाके रहने लगे। इधर पृथ्वीराज चौहान हमला कर देता महोबा पर। जब महोबा पर हमला किया तो परमारदी चंदेल को याद आया कि यार बिना सेनापतियों की लड़ाई लड़ेंगे कैसे, और अपने सबसे 2 खास सेनापति तो है ही नहीं। कौन से सेनापति? और उसने आला और उदल के पास लेटर लिखा कि जो हुआ उसके लिए सॉरी, अब मुझे आपकी आवश्यकता है, प्लीज मेरे साथ लड़ने के लिए। उन दोनों ने मना कर दिया कि पहले लड़ाई करता घूमता है, अब लड़ ले, देखते हमारे बिना भी कैसे लड़ सकता है। तो उन दोनों ने लड़ाई में आने से क्या कर दिया। ये बात इनकी मम्मी को पता चली। किसकी मम्मी को? आला और उदल की मम्मी को पता चली। उसने इन दोनों को समझाया गया कि नहीं, इस समय जब मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है, इस समय जब अपने देश पर किसी तीसरी शक्ति ने हमला कर दिया है, इस समय जब दुश्मन तुम्हारी मदरलैंड को कुचलने के लिए आ रहा है, उस समय तुम्हें आपस के जितने भी मतभेद, जितने भी कॉन्ट्राडिक्शन, इनको भुला देनी चाहिए। अब आपसी लड़ाइयों को याद नहीं करना चाहिए, एक बार दुश्मन का जवाब देना चाहिए। सबसे पहले मातृभूमि है, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तुम जाओ, तुम लड़ो। आला उदल ने कहा पर माताजी वो तो अपने से लड़ता रहता है, क्यों लड़ना उसके साथ में? माता ने कहा उन्हें कि एक बार कौरवों को किसी ने पकड़ लिया। किसको? कौरव। कौरव और पांडव थे, कौरवों को किसी ने पकड़ लिया। युधिष्ठिर को जानकारी मिली कि कौरवों को गिरफ्तार कर लिया। युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को कहा कि अर्जुन और भीम जाओ और जाके कौरवों को छुड़ा के लेके आओ। भीम थोड़े बदमाश थे, भीम ने कहा भैया युधिष्ठिर आपका तो दिमाग खराब हो जाता है, ये कौरव एनी टाइम अपने को मारने का सोचते हैं। कभी जहर दे के मरवाना चाहते हैं, कभी आग में मरवाना चाहते हैं, कभी किसी और तरीके से मरवाना चाहते हैं। मजा आ गया आज तो। और आज इनको पकड़ लिया, अब इनको दुश्मन मार देगा, ठीक है। अपने तो दुश्मन का साथ देना चाहिए और दुश्मन को कहना चाहिए पटक इनको, जैसे मार सकता वैसे मार। अपने क्यों सहायता करें इनकी? अपने दुश्मन है, 100 के 100 भाई अपने 500 के खिलाफ रहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम, जब हम आपस में लड़ते हैं तब ये 100 है और अपने, लेकिन जब कोई तीसरा लड़ेगा उस दिन हम 105 है। उस दिन हम कितने हैं? वयम पंचम अधिकम शतकम। उस दिन हम 100 से 5 ज्यादा है। कोई तीसरा पक्ष हमारी आपस की लड़ाई का फायदा, कोई तीसरा पक्ष जिस दिन हमारी आपस की लड़ाई का फायदा उठाएगा उस दिन मुंह पे मारी जाएगी उसकी, उस दिन बदले लिए जाएंगे। आला उदल की मां ने कहा कि हमें युधिष्ठिर वाली उस घटना से सबक लेना चाहिए। जब कोई तीसरा पक्ष लड़ने के लिए आए तब आपस की लड़ाइयां याद, हमें तो उस दिन एक साथ होकर लड़ना चाहिए। आला उदल गए, भयंकर भयंकर लड़े थे। भले ही पृथ्वीराज युद्ध जीता हो, लेकिन आज दिन तक महोबा के घर घर में यदि किसी के गीत गाए जाते हैं तो किसके गीत गाते? आला और उदल इस युद्ध से फेमस हो गए कि महोबा के युद्ध के सेनापति कौन थे। यह भी हमारे राजस्थान की संस्कृति को दिखाता है। हमने कभी उन लोगों को याद नहीं किया जो युद्ध जीते, हमने उन लोगों को याद किया जिन्होंने संघर्ष किया। भले हारे हो, किसी कोई युद्ध, कोई परीक्षा, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? या तो पास या फेल। आप संघर्ष ही नहीं करते, उससे बुरा क्या होगा? आपने संघर्ष किया जब दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी, जब तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी हार निश्चित है, उस समय तुम लड़ने गए, उससे बड़ी कोई भी चीज। तो आला और उदल कौन से युद्ध के लिए याद किए जाते हैं? इसलिए तीसरा पक्ष जब भी लड़ने आए तो आपस की लड़ाइयों को, है ना। 1962 में चाइना ने हमला कर दिया था, भारत फंसा हुआ था भयंकर तरीके से। नेहरू जी की वाकई कुछ विदेश नीति में गलतियां थी, जिस चक्कर के अंदर चाइना हमला कर गया, हम समझ ही नहीं पाए। हालांकि नेहरू जी की भी क्या गलतियां मानो, नेहरू जी भी शुरू शुरू में चाइना को समझ नहीं पाए होंगे। नए नए आजाद हुए थे, अपने लगता था जैसे अपने वैसे ही कौन है चाइना, अपने क्या लगता था घाघ है और ये अपनी दोस्ती का इस प्रकार से फायदा उठा लेगा। हम इधर नारे लगा रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, वो उधर से हमला करने के लिए आ गया। पूरी संसद टूट के पड़ी नेहरू जी पे, और नेहरू जी को संसद ने कहा कि क्या तरीका है ना आपकी विदेश नीतियों की और गलत रक्षा नीतियों की वजह से आज चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर गया, चाइना हमारे देश में आ रहा, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। तो एक बहुत यंग एमपी एक खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नेहरू जी से माफी मंगवाएंगे, इसी संसद के अंदर माफी मंगवाएंगे, लेकिन उस दिन जब चाइना वापस चला जाएगा, जब चाइना हमारे देश में घुसा हुआ है, हमें आपस की लड़ाइयां बंद करनी चाहिए।
एक बात, नेहरू जी को हमारा पूर्ण समर्थन है। नेहरू जी जैसे हुक एंड क्रुक, साम दाम दंड भेद, जैसे आप लड़ सकते हो वैसे लड़ो। एक बार चाइना को जवाब दिया जाए, हम आपको किसी भी प्रकार के दबाव के अंदर लाना नहीं चाहते। तीसरा पक्ष अपने आपस की लड़ाइयों का फायदा ना उठा। उस यंग एमपी का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम था? तो लड़ेंगे यार, अपना घर है, भाई भाई है। भाई भाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? भाइयों भाइयों में लड़ाई होनी ही चाहिए। भाइयों भाइयों में लड़ाई हो रही है, इसका मतलब हेल्थी है मामला। लड़ाई नहीं हो रही, वहां पे डाउट है कि लड़ाई हो क्यों नहीं रही। होनी चाहिए भाई साहब भाइयों भाइयों में लड़ाई। लेकिन तीसरा कोई उस लड़ाई का फायदा, तब मुझे लगता है कि यार आज उन परंपराओं को हम कैसे भूल गए कि जब एयर स्ट्राइक हुई तो नवजोत सिद्धू का बयान था कि उधर भाजपा वालों ने जो एयर स्ट्राइक की है उसमें केवल उनका एक कौवा मरा है। पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की गई उनमें उनका केवल कौन मरा? एक कौवा मरा है, और वहां पर कुछ भी नहीं। मुझे लगा कि यार इस आदमी को बुद्धि दो कोई, पहले तो इसको समझाओ कि एयर स्ट्राइक भाजपा ने या मोदी ने नहीं की, सैनिकों ने की थी। तुम्हारा जो ये बयान है ये सैनिकों का अपमान है। सैनिकों के बारे में तुम ऐसी बातें नहीं कह सकते। फिर दूसरा, मरा नहीं मरा साइड की बात है, कम से कम ऐसे बयान दे के पाकिस्तान का हौसला तो क्यों बढ़ाया जाए। तुम तो चुपचाप रहो यार। और भगवान जाने क्या पता सच में ही कोई नहीं मरा होगा, पर मुझे हमेशा लगता है कि यार एयर स्ट्राइक के टाइम अपने सैनिक 200 किलोमीटर अंदर गए थे पाकिस्तान के। कितने किलोमीटर अंदर गए? ना भूतो ना भविष्य थी, ना इससे पहले ना इसके बाद में कोई आगे, क्या पता कोई बहुत ज्यादा आगे जा कर पाए तो, वरना कोई देश इस प्रकार हिम्मत नहीं दिखा पाया। और अंबाला स्टेशन है अपना, अंबाला से अपनी एयरफोर्स उड़ी थी। वो 2 बजे के रात पास उड़ी, 4 बजे के आसपास जो उनको कांड करना था वो करकुरा के आ गई। अपन ने किसी को नहीं बताया कि हमने ऐसा कुछ किया है। 7 बजे पाकिस्तान के मंत्री ने ट्वीट किया कि हमें मार दिया, और इंडिया वाले हमारे अंदर घुस के हमारे ऊपर बम डाल के चले। अच्छा, पाकिस्तान के मंत्री को यह लगा कि दुनिया की सिंपैथी आएगी और दुनिया कहेगी भारत गलत देश है, और देखो दूसरे देशों की सीमा में जा जाकर ऐसे हमले कर देता है, तो उसने बेचारे ने वैसे ट्वीट किया। पर दुनिया ने पाकिस्तान के मजे ले लिए, और दुनिया ने कहा 200 किलोमीटर अंदर आ गए तुम्हारे फिर तुम कर क्या रहे थे? तो उस बेवकूफ ने गलती और की, उसने अगला ट्वीट किया, और अगले ट्वीट के अंदर कहा कि रात को आए थे इसलिए हमारे रडार पकड़ नहीं पाए। तो वापस किसी ने कहा अरे मूर्ख, रडार हर टाइम काम करता है। हाँ, तुम्हारे पास चाइनीज रडार है, खराब हो गया होगा, बात दूसरी है। बाकी तुम्हें को आंखों से थोड़ी देखना था, रडार तो आता तो बताएगा भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो पाकिस्तान ने बाद में तीसरा ट्वीट किया, और उसने कहा कि हाँ, भारत वालों ने हमला किया था, हमारे 200 किलोमीटर अंदर तक वो आ गए थे, उन्होंने हमारे पर बम भी बरसाए थे, लेकिन हमारा एक भी बंदा मरा नहीं। वेरी गुड, मतलब इंडिया वाले तुम्हारे अंदर आए, उन्होंने बम फेंके, बम गिरे भी नीचे जाके, लेकिन तुम्हारा कोई मरा नहीं। क्यों? सूतड़ी बम थे। मतलब यू, या फिर इंडिया वालों ने ये कहा होगा, सैनिकों ने कहा होगा कि देखो पाकिस्तान वालों, तुम हमारे भाई हो, वो मोदी तो खराब आदमी है, वो हमें कह देता बम फेंको, पर हम तुम पे फेंकना नहीं, प्लीज कैच ले लो, कैच धीरे से आ रहा, धीरे से, इधर 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 मत फेंकना, एक बार इधर इधर फेंक दे। ये तो नहीं हुआ होगा। तो मुझे लगता है यार ऐसा बयान आप कैसे दे सकते हो? और सिद्धू ऐसा बयान दे गया। लेकिन भगवान सब देखता है, ऊपर वाले के घर न्याय है। पिछले 1 साल से जेल में है, ऐसे मुकदमे में जिस मुकदमे में कुछ ही नहीं हो सकता। 1989 का मुकदमा है, जब सिद्धू कार पार्किंग कर रहा था कहीं पर, और पास में कोई एक और वृद्ध सज्जन कार पार्किंग कर रहे थे, और पार्किंग में थोड़ी बहुत गाड़ियां भीड़ गई। अपने भी हो जाता कई बार, छोटा मोटा हो ही जाता कहीं पर, और वो बाहर निकले, और उन्होंने, वो थोड़े बूढ़े आदमी थे, बाहर निकले, क्या तरीका, तमीज नहीं, गाड़ी लगानी, फिर गाड़ी पे स्क्रैच लगा दिया। नॉर्मली करते हैं, अपने भी कर लेते, कोई कर दे तो। सिद्धू अग्रेसिव था, थोड़ा क्रिकेट के अंदर था, थोड़ा वो घमंड टाइप की भी चीज थी। उसने उन वृद्ध सज्जन के एक थप्पड़ मार दिया, सिंगल थप्पड़, हाथों हाथ डेथ हो गई उनकी। उनको कोई मिर्गी के दौरे आते थे, उनके थप्पड़ लगते डेथ हो गई। गैर इरादतन हत्या, ऐसी हत्या ना ना ना, यूं ही था, कोई पैसे वाला आदमी था, पर रॉयल फैमिली टाइप का कुछ नहीं था। गैर इरादतन हत्या, ऐसी हत्या जिसमें आपका इरादा हत्या करने का। अपने भी यार को कॉलेज टाइमों में लड़ाई करने जाते हैं, किसी की थप्पड़ मारते हैं, कोई सलट जाए, अगला उस थप्पड़ के अंदर गिर। तो ऐसे मामलों में मामला चल रहा था कई दिनों में, लास्ट में कोर्ट ये कह देता है कि भाई बंदे का इंटेंशन इसको मारने का नहीं था, फिर भी ऐसा हुआ है, इसलिए दंड वंड लगा के थोड़ा करकुरा दिया जाता है। पर सिद्धू पंगे ले गया बीजेपी वालों के साथ। बीजेपी वालों की थी सरकार, जो मुकदमा 20 साल से चल रहा था उसके अंदर अंदर है। वरना कोई टाइम यह था कि साहब क्रिकेट की कमेंट्री लगाओ तो सिद्धू,
पॉलिटिक्स लगाओ तो सिद्धू, कपिल शर्मा लगाओ, कहीं नहीं है। सब देख रहा है वो ऊपर बैठा बैठा, इसलिए ऐसे कोई भी अपने पापी बयान नहीं। तो आला और रुदल हमें सिखाते हैं कि आपस की लड़ाइयां जब भी हो तब हमेशा आपसी मतभेदों को तब भुला देना चाहिए जब लड़ाई किसी तीसरे पक्ष। और मुझे आला और रुदल की मां तो और यूं महानतम महिला लगती है, कैसे युद्ध में अपने बच्चों को भेजना जिसमें मरना निश्चित था। पता था पृथ्वीराज बड़ा राजा, इस युद्ध में लड़ेंगे जिसमें मरने की संभावना है, वो कह सकती थी अपनी तो लड़ाई यही नहीं, क्यों जाओ घर पे बैठ जाओ। पर हमारे राजस्थान की महिलाओं ने ऐसा कदापि नहीं कहा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि राजस्थान वीरों की धरती तो है, वो है, इससे भी ज्यादा राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। हमारी महिलाएं बेहद बहादुर हुई थी, इसलिए जो पुरुष थे वो बहादुर हो गए, वरना पुरुष ज्यादा बहादुर होता नहीं है, पुरुष में ज्यादा लक्षण होते नहीं है। पुरुष लिचड़ था, लिचड़ है, लिचड़ रहे दुनिया में और कहीं भी। अक्सर एक स्टेटमेंट पढ़ते हो आपकी, साहित्य समाज का दर्पण है। क्या स्टेटमेंट होता है? साहित्य समाज का, कि लिटरेचर रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का। जैसा सोसाइटी के अंदर होगा वैसा किसमें लिखा जाएगा? लिटरेचर। आप पूरी दुनिया का साहित्य उठा के देखिए, उसमें महिलाओं का जहां का वर्णन आया वो देखिए कहां पे आया। महिलाओं का वर्णन दो जगह मिलेगा, या तो प्रेम की कोई बात की जा रही वहां महिलाओं का, या श्रृंगार। महिलाओं का वर्णन वैसे मिलेगा हमेशा कि उसका मुख चांद जैसा था, उसकी चाल हिरणी जैसी थी, उसकी आंख बादाम जैसी थी, ऐसा टाइप का सुंदरता वाले वर्णन मिलेंगे। ये सिंगल आपको राजस्थान का लिटरेचर मिलेगा जिसमें हमारी महिलाओं की बहादुरी के किस्से हैं। ये केवल अपने मिलेगा जब महिलाओं के बारे में लिखा हुआ है कि हेली देखो आज की मंबर दिसे आग, कोई सुरगा पीयूसी धावतान जड़त जकोली खाग, कि दो महिलाएं आपस में बात कर रही है, एक महिला दूसरी महिला से कह रही है कि तुम्हारे पति दिखाई नहीं दे रहे, कहां गए? उस दूसरी ने कहा कि युद्ध लड़ने के लिए गए। क्या समाचार है युद्ध के? उसने कहा 3 दिन हो गए पर युद्ध का अभी तक कोई समाचार नहीं, जिंदा या मृत्यु का भी कोई समाचार नहीं। इतने में दूसरी शैली कहती है अरे देखो आसमान में शायद मुझे लगता है आग लग गई है नीचे, इसलिए आसमान का रंग लाल लाल दिखाई दे रहा है। और वो पहली वाली महिला खड़ी होती हुई बड़े कूल माहौल के अंदर कहती है कि नहीं सखी, मुझे ऐसा लगता है मेरे पति दुश्मनों को मारकर युद्ध में शहीद हो गए होंगे, अब स्वर्ग लोग जा रहे होंगे, उनकी तलवार खून के अंदर पूरी रंग गई होगी, इसलिए बादलों में अपनी खून का उसका रंग, तलवार का रंग साफ किया होगा, इसलिए बादलों का रंग लाल कर दिया होगा। जड़द झकोली खाग, बादलों में तलवार साफ की इसलिए बादलों का रंग लाल है, नहीं कि आग लगी है। ऐसा राजस्थान ही है जहां पर महिला इस प्रकार की बात कर सकती है। अपने यहां पर ऐसे दोहे मिलेंगे कि रण चालू सूत बहागियो। रण का मतलब क्या होता है? युद्ध। रण चालू मतलब युद्ध चालू। सूत बहागियो, सूत का मतलब होता है बेटा, सूत का मतलब रण चालू सूत भाग्य, चालू युद्ध के अंदर बेटा घावा लथपथ था है। क्यों भाग गया? क्योंकि उसके शरीर पे क्या लग गए थे? घाव। घाव में लथपथ हो गया, उसको लगा मरेंगे, तो बेचारा वहां से भाग गया। रण चालू सूत भाग्यो घावा लथपथ थाए, मायड़ हांचड़ बाडियान धन चुड़ो चटकाए। मां ने अपने स्तन काट के फेंक दिए थे कि सर माते तुझे यहां से दूध पिलाया था, पत्नी ने अपना चूड़ा तोड़ दिया था कि तेरे से तो अच्छा विधवा गिरे जाऊं। ऐसे केवल और केवल एग्जाम्पल कहां पर अपने, ऐसी लुगाइयां हुआ करती थी, तब आदमी बेचारा लड़ लिया करता है ना। आजकल मुझे लगता है पड़ोस में लड़ाई हो रही हो, आदमी बाहर खड़ा होकर देखे तो ही लोग कहते थे अपने मैं न जाओ थे बाहर ना जाया, तो आदमी फिर अंदर ही बैठा रहता है। इसलिए है लड़कियों, समाज कैसा होगा ये पूरा का पूरा तुम पे डिपेंड करता है। जैसी माएँ होगी वैसी आगे क्या होगी? औलाद। तुम बहादुर हो तो समाज ही कैसा हो जाएगा? वरना पुरुषों के बहाने तो समाज आज सुधरे कल सुधरे। तो दुनिया की जितनी समस्याएं उनका हल किसके पास है? भ्रष्टाचार बढ़ गया है ना, भ्रष्टाचार बढ़ गया, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है। मैं कहता हूं एक दिन कोई रिश्वत लेके आए और उसकी लुगाई चाकू लेके पीछे दौड़ ले, पास आ देखे तू है, या उसकी मां कहे कि आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं है, सब बंद हो जाएगा। पर आजकल लुगाई खुद ही कह देती है कि कहां है, इतने दिन हो गए कोई कमाई नाम की चीज ही नहीं आ रही। जयचंद की एक बेटी थी, उसका नाम था संयोगिता। क्या नाम है? किसकी बेटी है जो संयोगिता? और ये भाई पृथ्वीराज चौहान से प्यार किया करती थी। इसने एक बार अपने पिताजी कह दिया कि डैडी यदि मैं शादी करूंगी तो केवल किससे करूंगी? जयचंद ने कहा दिमाग खराब है तुम, मतलब तो और किसी से कर दे उससे तेरी शादी कर देंगे, लेकिन पृथ्वीराज के तो साथ तुम्हारी शादी, वो दुश्मन है अपना। उसने कहा मोहब्बत और जंग में प्यार में ऐसी चीजें देखी नहीं जाती। प्यार किसी से भी हो सकता, दुश्मन से हो जाए तो भी हो जाए। जयचंद ने कहा कि ना ना ना, इसके अलावा और कुछ भी किया जा सकता है।
जयचंद को लगा कि भाई राजकुमारी खुद कहीं शादी कर ले, इससे अच्छा पहले अपने ही कर दे। पहले राजकुमारियों के शादी के लिए स्वयंवर रचाया करते, स्वयंवर, खुद अपना वर चुन ले। तो भाई पूरे भारत के राजकुमारों को लेटर लिखे गए कि भारत के सारे राजकुमारों और राजाओं अपने अपने रिज्यूम लेकर उपस्थित हो जाओ। पृथ्वीराज चौहान को कोई लेटर भेजा नहीं, उल्टा एक हॉल के अंदर सारे राजा और राजकुमार बिठाए गए और उस हॉल के बाहर एक गेटकीपर की मूर्ति लगाई गई, वो मूर्ति पृथ्वीराज की थी। और जयचंद ये बताना चाहता था कि भाई पृथ्वीराज की औकात इतनी है, मेरा गेटकीपर बन सकता है, बाकी मेरी लड़की से शादी तो। अब संयोगिता के हाथ में एक वरमाला दी गई कि ये सारे बैठे हैं और इनके गले में जाके तुम वरमाला डाल सकते हो। संयोगिता एक एक से पूछ लो, तुम जो तुम्हें पसंद है उसके गले में वरमाला डाल दो। संयोगिता जाके पूछ रही थी कि बताओ कालीबंगा का उत्खनन किस किसने किया। रोमन एम्फोरा हमें कहां से प्राप्त हुआ है, बेलनाकार मुहर कौन सी सभ्यता की जानकारी देती है, लेकिन एक भी बंदे को पूरी सभ्यता याद है। तो उसने कहा ये तो सारे के सारे ऐसे ही हैं, इनमें किसी का भी प्री में सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब क्या है, तो बाहर निकली रूम के बाहर निकलते आगे पृथ्वीराज अपनी सेना लेके तैयार खड़ा था। पृथ्वीराज को पूरा सिलेबस याद था पहले से। उसने पृथ्वीराज के गले के अंदर वरमाला डाली, पृथ्वीराज उसको लेके वहां से निकल, और पृथ्वीराज की सेना वहां पर जयचंद की सेना से मुकाबला करती है, जयचंद को हरा देती। तो जयचंद इस वजह से भी नाराज था क्योंकि पृथ्वीराज ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया था। किसका, लिख लो। तो बीच में कुछ दिन के लिए थोड़े आक्रमण शांत पड़े, इस टाइम आक्रमण वापस शुरू हुए। इस बार एक नया आक्रमण करने जा रहा है मोहम्मद गोरी। कौन कर रहा है? 1186 के आसपास से उसने इधर से अटैक करने शुरू कर दिए। 5 साल तक पृथ्वीराज लगातार उन आक्रमणों को वहीं पर रोकता रहा। 1186 से लेकर 1191 तक कुछ छोटे मोटे उधर से आक्रमण हुए, पृथ्वीराज ने कूट पीट के उधर से निकाल दिए। लेकिन 1191 में वो एक बड़ा हमला करता है और अपने पंजाब तक आ जाता है। पंजाब में अपने एक जगह थी बठिंडा। कौन सी जगह थी? बठिंडा को उस टाइम बोला करते तबर हिंद। क्या बोलते? वो तबर हिंद पे कब्जा करके अपने एक बंदे को प्रशासक बनाया गया, काजी जियाउद्दीन। क्या नाम था? लिखो आपने, तराइन का पहला युद्ध। अब बठिंडा कहां पड़ता है? पंजाब। अब तो बहुत अंदर आ गए भाई, पंजाब तक आ गए, मतलब पाकिस्तान क्रॉस कर गए। पाकिस्तान क्रॉस करके इंडिया वाले पंजाब में घुस गए। इंडिया वाले पंजाब में कहां पे कब्जा कर लिया? बठिंडा। पृथ्वीराज उन दिनों दिल्ली है, दिल्ली पे कब्जा करके अजमेर से अपनी राजधानी कहां बना के बैठा हुआ है? दिल्ली। दोनों मुख्य केंद्र उनके, अजमेर भी मुख्य केंद्र, दूसरा केंद्र कौन सा है? तो उसे लगा पंजाब क्रॉस करते तो हरियाणा, हरियाणा क्रॉस करते तो दिल्ली आ गई, तो ये तो मेरी राजधानी पे हमला करेंगे। तो वो अपनी राजधानी से बाहर निकला। उधर पंजाब से वो आगे आ रहे हैं, इधर ये दिल्ली से आगे आ रहा है। तो पंजाब और दिल्ली के बीच में क्या है? हरियाणा। हरियाणा में कौन सी जगह थी? यहाँ पे तराइन का पहला युद्ध कब होता है? 1191। कारण क्या था कि वो पहले कहां कब्जा करके बैठ गया था? ढंग का युद्ध हुआ और इसके दिन पृथ्वीराज ने गोरी को ढंग से कूटा और ढंग से मारा उसको। लिखो, कहते गोरी को घायल करने के बाद इन्होंने पकड़ के गोरी को लेके आए। पृथ्वीराज का साम्राज्य में अपने सिंहासन पर बैठा हुआ अपने दरबार के अंदर, और पकड़ ले। कौन रे ये, कौन आदमी? सर ये गोरी है, भाग रहा था, हम पकड़ के लेके आ गए। क्या पता यही गोरी है? तो गोविंदराज ने कहा सर वही है, दांत टूटे हुए ना दोनों आगे के। कैसे? अगर सर मैंने तोड़े थे इसके दांत। लायक गोरी को पकड़ के पृथ्वीराज ने पूछा क्या भाई गोरी, मार दिया जाए या बता तेरे साथ क्या? और गोरी ने कहा मैं काली गां हूं तुम्हारी, मैंने धूड़ खाई, आइंदा से ऐसी धूड़ नहीं खा। धूड़ समझती हो? धूड़ माटी मिट्टी समझती हो? चलो फिर भी ठीक कि भाई वो गांव में कहते हुए मैंने मिट्टी खाई, आज के बाद ऐसी मिट्टी नहीं खाऊं, मैंने धूड़ खाई, आइंदा के बाद ऐसी धूड़ नहीं। पहले अपने माफी मांगने का सबसे बड़ा तरीका होता था कि मुंह में तिनका लेके माफी मांग लो। मुंह में क्या लेके माफी मांग लो? घास। गाय घास खाती है तो मुंह में घास ले लो, मैं गाय हूं। गाय को कोई मारता नहीं था, तो मुंह में उसने घास ली, उसने कहा मैं गाय हूं, मेरे को छोड़ दो, और आइंदा के बाद में ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं। पृथ्वीराज चौहान का खोल दिया जाए भाई गोरी को। मंत्री पास में बैठे थे। मंत्रियों ने कहा कि राजन प्लीज मत खोलिए इसको। क्यों खोलना है? पहली बात तो मार दो, वरना जेल में पटको ले जाके। पृथ्वीराज ने कहा कि नहीं, भारतीय संस्कृति कहती है कि दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण, दुश्मन यदि माफी मांग ले तो दुश्मन को छोड़ दिया जाए। मंत्री ने पुनः कहा कि राजन आपकी बात सही है, भारतीय संस्कृति ये कहती है, इंडियन कल्चर ये बोलती है, लेकिन इंडियन कल्चर इंडिया के लोगों पे लागू होती है, ये बाहर का है, ये इंडियन कल्चर को फॉलो नहीं करता। नियम उन पे लागू होते हैं जो नियमों को माने, जो नियमों को माने नहीं उन पे नियम कैसे लागू होंगे? पर यह आदमी वापस हमला करेगा थोड़े दिनों बाद। अपने इंडिया में तो किसी बंदे को पकड़ के जब सौंपते हैं ना, छोड़ देते हैं उसको, तो वो बंदा अगली 7 पीढ़ियों तक नजर ऊपर करके नहीं उठाता। वो कहता है यार इनका एहसान है, इन्होंने मेरे को जिंदा छोड़ दिया था। ये तो वापस ये किस बात का एहसान दिखाएगा? एहसान फरामोश है।
ये वापस आएगा, वापस लड़ाई करेगा। पृथ्वीराज ने उसकी तरफ देखा और उसकी तरफ देखा कि मंत्री महोदय, मैं नहीं जानता था तुम इतने डरपोक हो, तुम्हारी तलवार में जंग लगा हुआ है, अगली बार आएगा तो अगली बार और लड़ लेंगे, डर लगता है तुम्हें? मंत्री ने सामने, डर किस बात का लगता है, लड़ लेंगे, कोई बात नहीं, आपको लगता है छोड़ देना चाहिए, छोड़ दो। तो गौरी को यहां से छोड़ दिया। गौरी का दिखना मत आसपास ही। गौरी तराइन गया, तराइन से थोड़ा सा पीछे हटके वापस बैठ गया। पीछे हटके वापस बैठा तो मंत्री ने वापस कहा कि साहब हमने कहा था नहीं जाएगा ही नहीं। वापस समाचार भेजा कि यहां क्या कर रहा है तुम, जा अब तेरे वापस गजनी चला जा। उसने कहा सर एक प्रॉब्लम और है, उस दिन मैं बता नहीं सका था, आपसे डर लग रहा था मुझे, इसलिए बोल नहीं सका मैं। एक्चुअली गजनी में राजा मैं नहीं हूं, मेरे बड़े भैया हैं, और मेरे बड़े भैया बहुत गुस्सेल है। मेरे बड़े भैया को पता चल गया कि मैं आपसे हार गया, और जिस दिन से उनको पता चला उस दिन से अपनी चाकू को तेज कर रहे हैं। मैं जैसे ही जाऊंगा मुझे मारेंगे, वो हलाल करेंगे मुझे जाते ही, इसलिए थोड़े दिन तक मुझे यहां बैठे रहने दो, मैं आपको कोई दिक्कत ही नहीं दूंगा। जैसे भैया का गुस्सा थोड़ा ठंडा मीठा पड़ जाएगा तब मैं यहां से वापस चला गया। पृथ्वीराज ने कहा तू तंग नहीं करेगा? मैं, अरे सर आपने छोड़ा, आपको तंग क्यों करूंगा? कहा बैठा रहे, ठीक है। पर पृथ्वीराज के फिर भी दिमाग में अगर क्या पता ये आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो ये सामने जाके बैठ गए, उन्होंने सामने बैठे। अब वास्तव में कई दिनों तक गौरी ने उधर से कोई परेशानी नहीं की, चुपचाप बैठा हुआ गौरी एकदम। उल्टा मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक मिले तो नमस्ते करके, नमस्ते भैया कैसे हो, घर पे सब राजी खुशी है, भैया भाभी आपकी एनिवर्सरी आएगी फूल देने आऊंगे आपको, एकदम चुपचाप वैसे। और पृथ्वीराज लगा ठीक है, ज्यादा कोई पंगे वाली बात तो नहीं। और पृथ्वीराज ने अपने जो अच्छे अच्छे सेनापति थे उनको हटाना शुरू किया, क्योंकि पृथ्वीराज की गुजरात वालों से नहीं बन रही, उसकी कन्नौज वालों से नहीं बन रही, उसकी मध्य प्रदेश वालों से नहीं बन रही। तो पृथ्वीराज को यह लगा कि मैं कहीं गौरी के चक्कर बैठा रहूंगा और वो उधर अंदर घुस जाएंगे। तो उसने अपने सेनापति को कहा तू गुजरात संभाल, तू मध्य प्रदेश संभाल, तू यूपी संभाल। वापस कहा कि सर यहां कौन संभालेगा, यार आक्रमण तो हो नहीं रहा, फिर मैं बैठा ही, मैं इधर का ध्यान रख लूंगा, चिंता ही मत करो। गौरी मौके की ताक में था। गौरी ने अपने जासूस पूरी लगा रखे थे कि बताओ कब कितनी सेना है, कौन यहाँ है कौन नहीं है। और उसे समाचार मिले कि पृथ्वीराज की सेना बहुत थोड़ी रह गई, इसके ज्यादातर जो सेना है वो तो बाहर लड़ने के लिए और कौन बाउंड्री पे चली गई है। एक दिन उसे और समाचार मिले कि आज इन लोगों ने रात को पार्टी की, इन पृथ्वीराज की सेना में रात को कोई फंक्शन था, इन्होंने लेट नाइट तक पार्टी की, लेट नाइट सोए। तो आज लोगों ने इन्होंने लेट नाइट तक पार्टी की। उसको पहले ही पता था कि आज ये लोग पार्टी करेंगे, इसलिए उसने अपनी साइड में भी कैंप फायर किया, आग वाग लगा, क्यों लगे कि उधर भी क्या चल रही है पार्टी। पर वो कोई पार्टी वार्टी नहीं करी, उन्होंने एक जगह आग लगाई, फिर दूसरी साइड से अपनी सेना भेजने शुरू की। आग के पास में हमेशा अंधेरा रहेगा, दिखेगा भी नहीं कि कोई आर्मी का मूवमेंट हो रहा है। वो अपनी सेना को एकदम पूरी लोकेशन पे लेके आ गए। ये जैसे ही सो गए, पता चला भाई 2-2:30 बजे सोए हैं। अचानक घंटे भर बाद में उन्होंने 3-3:30 बजे सुबह झांझर के 4-1 बजे का अटैक आसपास अटैक किया था। आधे लोग खड़े हुए थे, आधे लोग तो खड़े हुए ही नहीं थे। तराइन का दूसरा युद्ध है ही नहीं, विश्वासघात है, जब सोती हुई सेना को मार दिया गया था। जिनसे खड़ा हुआ गया, जिनसे जीता लड़ा गया, उन्होंने उतनी लड़ाई की, लड़ते हुए सारे मारे गए। तराइन का दूसरा युद्ध किसने जीत लिया? गौरी। लिखो तराइन का दूसरा युद्ध। हसन निजामी ये कहता है कि पृथ्वीराज को हमने पकड़ा था, पकड़ने के बाद में उसने हमारा सरेंडर कर दिया हमारे सामने, उसने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारे अंडर राज करने के लिए तैयार हूं। हमने उसको अजमेर का राजा बना दिया, कहां का राजा बना दिया। लेकिन थोड़े दिनों बाद वो फिर हमारे खिलाफ बगावत करता है, फिर हमारे खिलाफ रिवोल्ट करता है। इस बार हमने पकड़ा और पकड़ के मार दिया। कुल मिलाकर हसन निजामी 2 थ्योरी दे रहा है। एक थ्योरी ये दे रहा है कि पृथ्वीराज ने क्या किया है, सरेंडर, और सरेंडर करने के बाद गौरी ने उसको कहां का राजा बनाया और उसके बाद में उसको मारा गया। तो कोई पूछेगा आपको कि कौन सा राइटर कहता है कि पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन शासन किया? कौन कहता है? 2 थ्योरी है। एक तो गौरी की साइड की थ्योरी है, तुर्कों की जो थ्योरी है वो तो ये हसन निजामी वाली थ्योरी है। वो तो ये कहती है कि कुछ दिनों तक हमारे अधीन शासन किया था, फिर उसने फिर हमारे खिलाफ रिवोल्ट किया, इस बार हमने पकड़ा और पकड़ के उसको मार दिया। एक अपने साइड की थ्योरी है जो देता चंद्रबरदाई। कौन देता है? अपनी किताब पृथ्वीराज रासों में। कौन सी किताब में? और वो ये कहता है कि यहां पे पकड़ा, पकड़ के उसको ले गए गजनी। कहां ले गए? और गजनी ले जाने के बाद उसकी दोनों आंखें निकाल दी, दोनों आंखें निकाली, आंखें निकाल के उसको जेल के अंदर बंद कर दिया। चंद्रबरदाई ये लिखता है कि मैं पृथ्वीराज का बहुत अच्छा दोस्त था, और मुझे जब पता चला कि मेरे दोस्त को गजनी ले गए तो मैं पीछे पीछे गया। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि पृथ्वीराज की क्या निकाल दी गई? आंख। तो मैं गौरी से मिला और मैंने गौरी को जाके कहा कि यार गौरी, हमने तेरे को पकड़ा था और तेरे को जिंदा वापस छोड़ा था, तुमने हमारे राजा को पकड़ा और पकड़ के उसकी आंखें निकाल दी। गौरी हंसार, गौरी ने हंस के कहा कि तुम्हारे हिंदुस्तान की कल्चर ये कहती है कि दुश्मन माफी मांग ले तो उसको छोड़ देना चाहिए, हमारी तो कल्चर ये कहती है कि दुश्मन को पकड़ते आंखें निकाल के मार देना चाहिए। तो अभी तो हमने इसकी आंखें निकाली है, थोड़े दिन बाद इसको। चंद्रबरदाई लिखता है कि मैंने गौरी को कहा कि तूने भले ही हमारे पृथ्वीराज की आंखें निकाल ली हो, लेकिन हमारे पृथ्वीराज के पास में एक अद्वितीय योग्यता है, एक ऐसी पावर है कि बिना आंखों के भी शब्द पे तीर चला सकता, आवाज पे तीर चला सकता, शब्द भेदी बाण। कैसा?
जैसा आवाज आएगी, जहां से कोई आवाज आएगी वहां पर ये क्या चला देगा, तीर। बोले इसको दिखाई। गौरी ने कहा चंद बरदाई सुबह से मई मिला, ऐसी मजाक करने के लिए और कोई आदमी मिला नहीं। ऐसा कैसे होता है यार कि किसी आदमी को नहीं दिख रहा और केवल आवाज आ रही है, वही सा रही है कहीं से, और वहां पे तीर चला दे। और उसने वापस कहा चंद बरदाई ने कि इसका मतलब गौरी तुम भारत के बारे में जानते नहीं। भगवान श्री राम के पिता थे महाराज दशरथ। कौन थे? महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। कहां के राजा थे? अयोध्या के पास से एक नदी निकलती थी सरयू। कौन सी थी? वो अक्सर सरयू नदी के आसपास शिकार खेलने के लिए जाया करते। सरयू नदी के पास में एक स्टेज बनाते, उस पर बैठ जाते, और जैसे ही रात को जब सरयू नदी में कोई भी पशु पक्षी पानी पीने के लिए आता, जंगल का कोई पशु पानी पीने के लिए आता, और जैसे ही वो सरयू नदी में अपना मुंह डालता, छपाक की आवाज आती और उसको तीर के साथ मार दिया करते। आवाज पे तीर चला के मार दिया करते। अफसोस एक दिन वहां पर एक लड़का अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए रुका हुआ था। श्रवण कुमार, क्या नाम था? श्रवण कुमार नाम का एक लड़का है जिसके माता पिता दोनों अंधे हैं, पर उन्होंने कहा कि अब हमें 4 धाम की यात्रा करवा दे बेटे, भगवान के मंदिर दिखा दे, और हमें उन्होंने जगह पे लेके चल जहां जहां भगवान रहे हैं। इसलिए वो उनको यात्रा करवाते हुए अयोध्या के निकट ठहरा हुआ था। रात को माता पिता को प्यास लगी, इसलिए पानी लेने के लिए सरयू नदी के अंदर गया, और जैसे ही उसने अपना बर्तन सरयू नदी में डाला, महाराज दशरथ उधर ताक के अंदर बैठे थे, उनको लगा जंगली जानवर पानी पीने आया, तीर मारा और एक तीर के अंदर श्रवण कुमार को मार दिया। लेकिन जैसे तीर लगा श्रवण कुमार चिल्लाया, चिल्लाते ही उन्होंने लगा कि यार गलत लग गया तीर, तो किसी आदमी को मार दिया मैंने। वो दौड़ के आए, श्रवण कुमार तड़प रहा था। उन्होंने पूछा कि कौन हो तुम, कहां से आए, कैसे आए? श्रवण कुमार ने कहा कि राजन अब इन बातों को पूछने का कोई भी मतलब नहीं है, मैं मर रहा हूं, पर प्लीज मेरे अंधे माता पिता वेट कर रहे होंगे, उनको तुम पानी पिला देना। महाराज दशरथ पानी लेके गए, पर उनसे बोला नहीं गया, उनसे कहा नहीं गया कि मैंने आपके बेटे को मार दिया है। अंधे माता पिता ने भी जब वो पैरों की आहट सुनी, वो पैरों की पदचाप सुनी, तो उनको समझ में तो आ गया कि हमारा बेटा तो नहीं। और उन्होंने पूछा तुम कौन हो, हमारा बेटा कहां गया, क्या हुआ, तुम बात बताओ। महाराज दशरथ ने कहा कि सॉरी, गलती से मेरे तीर से आपका बेटा मर गया, लेकिन मैं रिग्रेट फील कर रहा हूं, मैं कन्फेंस करना चाहता हूं, मैं आप दोनों को मेरे साथ ले जाके रखना चाहता हूं, आपको 4 धाम की यात्रा मैं करवा दूंगा, मेरे से गलती हुई है। और उन दोनों अंधे माता पिता ने रोते रोते कहा कि महाराज दशरथ अब जब बेटा मर गया तो हमें भी कोई जिंदा रहने का शौक ही नहीं है, कोई इच्छा हमारी नहीं है, अब हम भी मर रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें श्राप दे के जाते हैं। जिस प्रकार आज हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेंगे, एक दिन इसी प्रकार तू पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। समय का चक्र घुमा, महारानी कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों के कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को रास्ते लग दिया गया। जैसे भगवान श्री राम वनवास के लिए पधारे, महाराज दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे जिसे श्रवण कुमार के अंधे मत। तो कहा साहब हमारे तो यदि वो शब्द भेदी बाण ना होता तो रामायण ही नहीं होती, यदि वो बाण नहीं लगे तो श्राप नहीं मिले, श्राप नहीं मिले तो राम जी क्या होता, वनवास जाए नहीं जाए, राम जी वनवास नहीं जाए तो माँ सीता का हरण नहीं हो, और माँ सीता का हरण नहीं हो तो दशहरा दिवाली कुछ ही नहीं हो। तो तू कह रहा है यार ऐसे तीर चलता नहीं है। और गौरी ने कहा कि यदि ऐसा होता है कि तुम्हारा राजा शब्द पे तीर चला सकता है, आवाज पे तीर चला सकता है, तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा, मेरे सामने ऐसा किया जाए। और अगले दिन एक स्टेज बनाया गया, उस पर पृथ्वीराज को खड़ा किया गया। एक बड़े से स्टेज के ऊपर गौरी खुद आके बैठा, सामने घंटी बांधी गई कि जैसे घंटी पे टन की आवाज आएगी, हाथों हाथ इस पे पृथ्वीराज को क्या चलाना है, तीर। और चंद बरदाई कहता है कि मैं वहीं खड़ा था और मैंने पृथ्वीराज को कहा कि पृथ्वीराज आपने कोई घंटी पे तीर नहीं चलाना, गौरी बेटा तेरे साइड में और गौरी के ऊपर तीर चलाना है। और कहता हमने आपस में हमारी भाषा के अंदर बातचीत की, और पृथ्वीराज ने मेरे से पूछा कि मैं चला तो दूंगा, पर मेरे को ये नहीं पता गौरी कितनी दूर बैठा है। आवाज का तो पता चलता है, इतनी दूर से आवाज आई तो वहां पे तीर लगता है, या आवाज आएगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। उसने कहा मैं बता देता हूँ, डायरेक्शन और कितनी दूर बैठा दोनों मैं बताता हूँ। और चंद बरदाई ने उसको कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान और मत चुके चौवाण। उसने दूरी बताई, 4 बांस, बांस होता है 4 बांस जितना, 4 बांस 24 गज, गज कितने 24, अंगुलष्ट 8 अंगुलियां, 4 बांस 24 गज 8 अंगुलियां, इतनी दूरी पर सुल्तान बैठा हुआ है, और आज चूक मत जाना अपने मार दे। और कहते पृथ्वीराज ने उधर तीर मारा और गौरी को मार। ये कहानी कौन बताता है? और फिर चंद बरदाई कहता है कि और फिर पृथ्वीराज ने मेरे को और मैंने पृथ्वीराज को एक दूसरे ने मार लिया था, आपस में दोनों वहां पर मर गए थे। तो ये कहानी सुनाई किसने? तो चंद बरदाई तो मर गया। इस सवाल यह है कि यदि ऐसा हुआ था तो ये कहानी सुनाई किसने? एक मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, देखियो क्या आपने? तो उसके अंदर है वो जैक स्पैरो का एक डायलॉग है, वो कहता है
वो उसको कोई आगे कहता है कि जो आज दिन तक पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के चंगुल में फंस गया वो जिंदा बचकर वापस नहीं है। तो वो कहता तो ये कहानियां सुनाता कौन, ये बताता कौन है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो वो की वो बात, हालांकि हम उसका आंसर देते हैं। हम कहते हैं चंद्रबरदाई के बेटे थे, उनका नाम था जलहण। क्या नाम था? और पृथ्वीराज रासो की आगे की कहानी लिखने वाले कौन है? फिर भी हम इन कहानियों को स्वीकार नहीं करते। हिस्ट्री एविडेंस मांगती है, पृथ्वीराज की चंद्रबरदाई के पास कोई भी एविडेंस नहीं है, उसकी कहानियां है। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि घटना है 1192 की। कब की घटना है? 1192। इस घटना के 500 साल बाद, कितने साल बाद? 1676 में। कब की बात है? 1676। मेवाड़ में एक महाराणा है राज सिंह। मेवाड़ महाराणा कौन है? और राज सिंह जी उदयपुर के पास एक झील बनवा रहे हैं, राजसमंद। कौन सी झील? जब राजसमंद झील बना दी गई तो उन्होंने कहा इसके पास अपने लगवाएंगे अभिलेख, और कहा इस अभिलेख में अपने पूरे मेवाड़ की हिस्ट्री लिखवाएंगे। जब वो मेवाड़ की हिस्ट्री लिखवा रहे थे तब उन्होंने अपने कुछ दूत, कुछ एम्बेसडर भेजे कि जाओ पूरे राजस्थान में जाके वहां की हिस्ट्री लेके आओ, क्या पता वहां की हिस्ट्री से मेवाड़ का कुछ पता चल जाए। तो कहा ठीक है। तो उनका एक कोई दूत अजमेर आया, और अजमेर आके उसने पूछा कि यार मुझे अजमेर की हिस्ट्री दो, क्योंकि अजमेर की हिस्ट्री में हम देखना चाहते हैं मेवाड़ के बारे में क्या लिखा हुआ है। वहां पर एक बंदा उनके पास आया और उस बंदे ने आगे कहा मेरे पास पृथ्वीराज रासो नाम की किताब है। किसने लिखी? उसने कहा चंद्रबरदाई। कौन सा चंद्रबरदाई रहेगा? वो पृथ्वीराज के दरबार वाला चंद्रबरदाई। मैं उनके परिवार का, और मेरे पास ऐसी बुक है। इसलिए इस बुक का पहली बार पता कब चलता है? इतने साल में कई नमक मिर्च लगे होंगे, इतने साल के अंदर कहानियां अपने हिसाब से चेंज भी होगी। इसलिए इस कहानी को अभी तक हम नहीं मानते कि ऐसा वास्तव में हुआ था। या अपने हिस्ट्री जब न्यूट्रल होकर पढ़ती है, कहती है, तब हिस्ट्री ये कहती है कि पृथ्वीराज को यहां से पकड़ के लेके गए, पकड़ ले जाने के बाद वहां पे आंखें वहां के निकाली होगी, निकाल के मार दिया होगा। बाकी सब कहानियां हैं, जब तक इनके कोई भी एविडेंस नहीं मिले तब तक इनको सच्चाई आई बात समझ में। और फिर चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो की खूब सारी बातें गलत हुई। ऐसे चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो ही वो एक गल्प फैला के गया कि जयचंद और पृथ्वीराज दोनों मौसी के बेटे भाई थे, दोनों का ननिहाल दिल्ली था। जयचंद और पृथ्वीराज दोनों मौसी के बेटे भाई थे, दोनों का ननिहाल कहां था? जबकि हम जब क्रॉस चेक करते तब हमें पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान की मां चेदी की राजकुमारी है। पृथ्वीराज चौहान की मां का दिल्ली से कोई भी लेना देना, और वो ये कि पृथ्वीराज और जयचंद आपस में भाई थे, कुछ भी नहीं लगते। ये चंद्रबरदाई का फैलाया हुआ एक है कि जयचंद ने गौरी को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया था, जबकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जयचंद ने उसको बुलाया था कि नहीं बुलाया था। तो फिर चंद्रबरदाई वाली खूब सारी बातें गलत हो गई, तो ये बातें भी अपने को सही नहीं लगती। पहले बड़ी बात, जैसे फिल्में कम देखा कर, फिल्म भी देखा तो तूने ऐसा। हाँ, फिर क्या है, हमारे तू शहर की है, हमारे गांव में है ना कोई झूठ बोलता है, ज्यादातर यूं झूठ बोलता रहता है, उसको गांव वाले कहते हैं फिल्म है। सारे आम झूठ बोलता है, इधर की उधर, इधर की उधर। अरे इसकी क्या बात मान रहा, फिल्म है। तो हम जो झूठे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फिल्म क्या होती है? इसका मतलब झूठी होती है। चलो आगे लिखो आप। इन दिनों दिल्ली के अंदर एक सुल्तान बना हुआ है, उस सुल्तान का नाम है जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है? दिल्ली में राज चेंज हो गया था, खिलजियों का राजा आ गया, और खिलजियों का राजा कौन बना हुआ है? कौन बना हुआ है? और जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पे 2 बार अटैक करता है। एक बार 1290 में, एक बार 1292 में। कब कब करता है बताओ देखे? सुनो थोड़ी बात सुनो। जलालुद्दीन खिलजी पहले 1290 में हमला करने के लिए आया, अपने सैनिकों को कह के लाया कि देखो अभी तक अपने किसी भी दिल्ली के राजा के रणथंभौर में पार इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन अहमदन गए, लेकिन उनकी पार इस बार अपने जीतेंगे, पक्का पक्का जीत के आएंगे। यहाँ पे आया, थोड़े दिन तक नीचे बैठा रहा। रणथंभौर का किला बहुत ऊंचा बना हुआ है। किला अभ्यारण्य के अंदर है, जंगल है चारों तरफ। किले का रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है। जो ऊंचा बैठा रहेगा वो हमेशा लड़ाई में ठीक रहेगा, क्योंकि नीचे से तीर मारेगा ऊपर वाले को मारने के लिए, उतने में तो ऊपर वाला भाटा भी फेंक देगा तो नीचे मार देगा। तो हमीर आराम से लोकेशन लेके बैठा है, अपने ऊपर बैठा है, और जलालुद्दीन खिलजी को ऊपर से नुकसान पहुंचा रहा है। तो जलालुद्दीन खिलजी को जल्दी समझ में आ गया कि अपनी पार पड़ेगी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों का कि चलो चलते हैं यहां से। सैनिकों ने कहा सर आपने कहा था ना पक्का पक्का जीत के आएंगे। अरे छोड़ो यार, क्या करना है आपने, चलो तो दूसरा किला देखेंगे अपने। एक बार आरएस में नहीं हो रहा हो सिलेक्शन, तो पटवारी का देख ले, दूसरा देख ले। तो यहां से चला गया। थोड़े दिन बाद में इसने कहा इस बार तैयारी अपनी ढंग की है, इस बार प्री से पहले बेच ज्वाइन कर लिया अपन ने, इस बार पक्का पक्का अपने जीत के आएंगे। वापस आ गया, वापस यहाँ पे आके बैठ गया।
वापस ऊपर से हमले होने शुरू हुए। वापस से इसने थोड़े दिनों बाद सैनिकों को आगे लो चलो। सैनिकों ने कहा सर इस बार तो आपने कहा था पक्का पक्का जीत के आएंगे, ऐसे कैसे जा सकते हो, और किला जीतना जरूरी है। इसने कहा सुनो, ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। मेरे लिए एक एक मुसलमान फौजी का बाल ज्यादा कीमती है। 10 किले जाएं तो जाएं। आई तुम्हारी समझ में? सैनिकों ने कहा हाँ सर आ गई। क्या समझ में? कहा सर ये आया समझ में, अंगूर खट्टे। तो दिल्ली के कौन से सुल्तान के 2 हमले विफल कर दिए गए थे? लिखो, जलालुद्दीन खिलजी के बाद में दिल्ली में सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन बनता है? इसका भतीजा ही था, अपने चाचा को मार के राजा बना उधर। ये 1301 में अटैक कर देता है। कब अटैक किया? लिखो, गुजरात जीतता है। गुजरात को जीतने के बाद लूटता है। लूटने के बाद में जो धन मिला वो अपने सेनापतियों में बांट रहा था। तो इसके 2 सेनापति थे। एक सेनापति का नाम था मोहम्मद शाह, एक सेनापति का नाम था केहबरू। जब धन का बंटवारा कर रहे थे तो इन दोनों ने रिवोल्ट कर दिया वहां, इन दोनों ने बगावत कर दी और इन्होंने कहा भाई हमें धन कम मिला है। अलाउद्दीन ने बाकी सेनापतियों को धन ज्यादा दिया और हमें धन क्या दिया है? किसी भी राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया, इन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। ये दोनों जानते थे कि अब राजा मारेगा अपने को, इसलिए इन्होंने वो पैसे देने के लिए जो आया, इनके कैंप लगे हुए थे, कैंप में पैसे देने के लिए बंदा आया, इन्होंने कहा अलाउद्दीन को जाकर देना, ये भी तू ही रख ले। और ये वहां से भाग गए। अब भाग के कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है। अलाउद्दीन का इन खिलजियों का दुश्मन कौन? रणथंभौर। रणथंभौर का राजा कौन? हमीर। तो ये दोनों भाग के किसके पास आ गए? और हमीर ने इन दोनों को शरण दे दी। किस किस को? मोहम्मद शाह केहबरू को। कौन शरण दे देता है? हमीर। किसके खिलाफ? अच्छा, अलाउद्दीन इनको क्यों नहीं दे रहा? तो इनकी पहले ही थोड़ी बहुत तनातनी चल रही थी और ऐसी यूं खबरें थी कि अलाउद्दीन की कोई एक बेगम थी और ऐसी कई खबरें थी कि उस अलाउद्दीन की बेगम के साथ तो थोड़ी बहुत बातें चल रही थी। तो अलाउद्दीन को लगा यार इनको पैसे देंगे या अपने घर में गिफ्ट वापस भेज देंगे, कोई मतलब तो है नहीं। तो अलाउद्दीन इनको पैसे कम ही दे रहा था। तो वो थोड़ा अलाउद्दीन खार खाया हुआ तो बैठा ही था, थोड़े पैसे कम दिए, भाग गए। तो उसको और गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो उसने हमीर को कहा कि हमीर मेरे 2 बंदे तेरे पास। हमीर ने कहा हाँ भाई, मोहम्मद शाह केहबरू बैठे मेरे पास, इन दोनों को मुझे सौंप दे। हमीर ने कहा क्यों? ये मेरे शरण के अंदर आए हुए हैं और शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श है। ये वैल्यू यार, इंडियन वैल्यू है कि शरण में आए हुए व्यक्ति की क्या की जानी चाहिए? रक्षा। अलाउद्दीन ने कहा यार काय शरण में आए हुए? तूने कहा इनको हाँ बरली कि मैं शरण दूंगा, मना कर दे। कहते शरण नहीं दे रहा, भागो यहां से। तू क्यों लड़ाई ले रहा है मेरे फालतू? हमीर ने कहा नहीं, एक बार कमिटमेंट करने के बाद तो मैं अपने आप की भी। फिर अलाउद्दीन ने कहा लड़ाई होगी। तो अमीर ने कहा कोई नहीं, और तेरे अंकल 2 बार आए थे इधर, एक बार तू ट्राई करके देख ले इस बार। लिखो कारण, नुसरत खान। और नुसरत खान के अंडरलाइन करो, ये सवाल पूछा हुआ। हमीर का सॉरी अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति रणथंभौर हमले में काम आ गया था? तो कौन सा सेनापति है? नुसरत खान कहां लड़ता हुआ मरा था? रणथंभौर। रणथंभौर आकर नुसरत खान मरा तो अलाउद्दीन को बड़ा बुरा लगा। उसको लगा अपने कमांडर गए हार के आए, वो छोड़ो, कमांडर मर और गया अपना। तो अलाउद्दीन ने कहा मैं खुद आ रहा हूं। तो अलाउद्दीन खुद ही रणथंभौर के किले के नीचे आगे बैठ गया। पहले उसने सेनापति भेजे थे, अब अलाउद्दीन नीचे बैठा है, ऊपर कौन बैठा है? लेकिन पार नहीं पड़ रही। अलाउद्दीन खुद भी बैठा तो उसकी पार नहीं पड़ रही। अलाउद्दीन थोड़ा घाघ टाइप का आदमी था, जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उस आदमी। जगीरा, जगीरा जानते हो आप? ऐसे कितने लोग जो जगीरा को जानते हैं? बस 4, 5, 10 लोग जगीरा को जानते हो। अरे तो मूवी देखना घर पे जाके, चाइना गेट। कौन सी मूवी है? चाइना गेट मूवी का जो मुख्य गुंडा उसका नाम क्या है? उसमें वो कहता है जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन जगीरा जैसा कमीनापन कहां से लाओगे? तो जगीरा क्या आदमी था? जगीरा के मन को भया, उसने कुत्ता काट कर खाया। जगीरा जोरदार आदमी था। अलाउद्दीन खिलजी जगीरा था उस टाइम का। तो उसको लगाया ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं। तो हमीर के 2 सेनापति है। हमीर का कोई एक बंदा है, उसका नाम है रतिपाल, एक बंदा उसका नाम है रणमल। अलाउद्दीन ने इनको अपनी तरफ मिलाया, 2 कमांडर को अपनी तरफ मिलाया और इनको मिला के कहा कि मैं तुम्हें हमीर को मारने के बाद रणथंभौर का राजा बना दूंगा। तुम मुझे एक तरीका बता दो कि हमीर कैसे मर सकता हूं, हमीर को कैसे जीत सकता हूं, किले पे कब्जा कैसे कर सकता हूं। उन्होंने कहा सोच के बताएं। दिया आधे घंटे का टाइम, सोच के बताओ। देख, उन्होंने सोच के कहा कैसे भी नहीं मर सकता। क्या बात करते हो, ऐसे कैसे? उसने कहा किले में तो घुस नहीं पाएगा, और किले में नहीं घुस पाएगा तब तक ये मरेगा नहीं। तो मैं, उसने कहा मैं यही तो पूछ रहा हूं यार, किले में कैसे घुसना है, किले में घुसने का तरीका बताओ। तो किले में तो तब घुस सकता है जब ये किले की गेट खोले।
तो किले की गेट कब खुलेंगे? जब अंदर का पूरा अनाज खत्म हो जाएगा, अंदर का पूरा पानी खत्म हो जाएगा। जब पानी और अनाज खत्म होगा तो ये गेट खोलेंगे। तो पानी और अनाज कितना स्टॉक है इनके पास? उन्होंने कहा 2-2.5 साल का तो है। अलाउद्दीन कहा यार ढंग की बात करो यार, शुभ शुभ बोलो थोड़ा। उनका एक तरीका और है, यदि अंदर अनाज और पानी के अंदर गाय का खून और गाय की हड्डियां मिला दी जाए, अंदर पूरी हिंदू पॉपुलेशन बैठी है, इनमें से न तो फिर कोई पानी पिएगा न कोई उस अनाज को खाएगा, फिर उनको गेट खोलने पड़ेंगे। ये भूखे और प्यासे मरने की अपेक्षा लड़ना पसंद करेंगे। ये काम कौन करेगा कि तू यदि राजा बना तो ये काम हम कर देंगे। गाय काटी गई, उस गाय की हड्डियां और गाय का खून रतिपाल रणमल रात को लेके घुसे। अब वो किले के लोग थे, बाहर आते जाते थे, तो अंदर वाले गेट कीपर ने भी रोका नहीं उनको, अंदर आने दिया। उन्होंने जहां तालाब था उस तालाब में ले जाके गाय का खून मिला दिया, गाय की हड्डियां फेंक दी, जहां पे अनाज पड़ा था वहां पे गाय के टुकड़े डाल के आ गए। सुबह जब लोग उठे, लोगों ने जाके पानी देखा कि पानी पूरा लाल हो रखा, गाय की हड्डियां पड़ी। अनाज की तरफ गए, उन्होंने वहां पर भी देखा कि गाय के टुकड़े पड़े हुए वहां पर। हमीर के पास गए, हमीर को जाकर अमीर न तो पानी पीने योग्य बचा है, न अपने पास अनाज खाने योग्य बचा है। अब भूखे और प्यासे मरे, इससे अच्छा है कि अपने क्या करें, लड़ाई। नीचे अलाउद्दीन की सेना बहुत बड़ी सेना थी, हमीर के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। पर भले ही सेना कम हो, पर लोकेशन अच्छी होती तो आप फिर भी लड़ सकते हो, आप अच्छी लोकेशन पे बैठे थे। पर अब आपको मैदान में जाके लड़ना पड़ेगा, और मैदान के अंदर वही सेना जीतेगी जिनकी संख्या ज्यादा है। फिर आप भले ही संख्या में यदि कम है तो आप कितनी बहादुरी से लड़े, लेकिन फिर भी पार नहीं। और संख्या में वैसे कम हुआ करते कि किले में फौजी कितने की 7,000, बाहर अलाउद्दीन की फौज कितनी की 1 लाख। अब 7,000 को कैसे भी बढ़ा दोगे ना 1 लाख से, तो भी पार पड़ नहीं। तो उन्होंने कहा अब तो अपने को लड़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई तरीका अपने पास। अमीर ने कहा यार मैं थोड़ा सोच के बताता हूं तुम्हें। कहा ठीक। अमीर अपने कमरे के अंदर गया और कमरा बंद करके चुपचाप बैठ गया। अमीर रूम से बाहर ही नहीं निकला। सैनिक बेचारे सुबह सुबह कह के चले गए, दोपहर तक सब तैयारियां कर रहे हैं, इधर उधर से हथियार वथियार इकट्ठे कर रहे हैं। यार किले के गेट तो खोलने पड़ेंगे, अपने पास पानी भी नहीं है, अनाज भी नहीं है, तो कब तक अंदर बैठे रहेंगे? भूखे और प्यासे रहने से अच्छा लड़के मरे भाई, यूं ही मरे, इससे अच्छा 2-2 हाथ करके मरे। अपने तो 7,000 मरेंगे वो मरेंगे, लेकिन दुश्मन की कम से कम 30-40 हजार तो काट के जाए। और जब बंदा अपने पे आ जाता है कि नहीं अब अपने को तो मरना ही है, तब वो सोचता है कि आगे वाले के 5-7 तो हर आदमी लेके मरे, तो जितने मारे जा सकते उतने मारेंगे। पर हमीर तो गेट ही नहीं खोले, हमीर तो बाहर ही नहीं निकले। तो हमीर की रानी के पास गए। हमीर की रानी का नाम था रंग देवी। क्या नाम था? वो रंग देवी के पास गए। उन्होंने रंग देवी को जाके कहा कि रानी रंग देवी, सुबह सुबह हमने कह दिया था हमीर को ऐसी ऐसी बात हो गई है। हमीर ने कहा था थोड़ी देर में सोच के बताता हूं, अभी तक तो कोई रिप्लाई आया नहीं। क्या है? तुम जाके पूछो राजा से। भाई सीधा तो हम राजा से मिल नहीं सकते, तुम तो जाओ। रंग देवी को बड़ा बुरा लगा। रंग देवी को लगा कि ये सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि देख तेरा पति डरपोक है, जो अंदर जाके बैठ गया। रंग देवी गई तम तमाते हुए, उसने जाके अमीर को डायलॉग सुना दिया कि यदि इतनी लड़ाई में डर लग रहा है तुझे तो अंदर ही बैठा रहे, हम जाके लड़ाई कर लेंगे। शर्म नहीं आती तुझे? या सुबह पता चल गया कि लड़ाई करनी है तो यहाँ अंदर बैठा बैठा क्या कर रहा है? तू इतना डरपोक कैसे हो सकता है? मुझे इस बात पे शर्म है कि मेरा पति यह है जो पिछले 4 घंटे से कमरे में बंद होकर बैठा, लड़ाई का नाम नहीं ले रहा है। अमीर ने कहा चिल बेबी चिल, इतना गुस्सा किस बात का है? और अमीर ने कहा बैठो रानी, सोचो, हम सारे लड़ते हुए मारे जाएंगे, तुम सारी रानियां जोहर कर लोगी। क्या कर लोगी? मैं भी बता दूंगा क्या होता है। मैं ये सोच सोच के हैरान और परेशान हूं कि 16 साल की बेटी देवल देगा क्या होगा। हमीर की एक बेटी है 16 साल की, उसका नाम क्या है? पहले जब भी ऐसी बड़ी लड़ाइयां हुआ करती, जब ये लगता कि अब दुश्मन ज्यादा है अपने कम है, सीधे सीधे कैसे भी जीत ही नहीं पाएंगे, लड़ाई असंभावी होगी, लड़ने के अलावा और कोई अपने पास ऑप्शन बचा नहीं है, उस समय एक तरीका हुआ करता था कि जितने सैनिक हुआ करते वो सारे केसरिये कपड़े पहनकर बाहर लड़ने के लिए जाते। इसको बोलते केसरिया। क्या बोलते? पर वो जानते थे कि जितने लोग जाएंगे सारे के सारे लड़ते हुए मारे जाएंगे, और जब मारे जाएंगे तो दुश्मन है जो बचेगा वो महिलाओं को उठा के ले जाएगा। ये मध्यकाल में बहुत बुरी बीमारी आ गई थी। इससे पहले की जो अपनी लड़ाइयां थी वो लड़ाइयां राजा के बीच में थी कि राजा एक जीता एक हार गया। राजा परिवार को और जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। मध्यकाल में बाहर से जो आक्रमणकारी है वो अपनी बीमारी साथ में लेके आए, और वहां सबसे पहले था कि जैसे दुश्मन मरे उसके बीवी और बच्चों पर कब्जा कर लिया जाए। तो कहा ये महिलाओं को उठा उठा के लेके चले जाते हैं। इसलिए अपने ये आया कि महिलाओं को दुश्मन इस प्रकार से उठा के लेके जाए, सेक्स स्लेव की तरह उनको रखा जाए। इससे अच्छा महिलाएं कहती कि हम खुद ही अग्नि में जलना पसंद करेंगे, कोई दूसरे हमारे हाथ लगाए, इससे पहले तो मर ही जाओ। जब बाकी सब मर रहे हैं तो हम भी मर जाओ। व्यक्ति को जीवन भी जिया जाए तो गरिमा युक्त जीवन हो। कैसा जीवन हो? गरिमा। भाई प्राइड भी तो होना चाहिए। आपका संविधान तक कहता है, आर्टिकल 21 में साफ साफ है,
जिसके अंदर है कि भाई जीवन का अधिकार। तो जीवन कैसा जीवन? गरिमा युक्त जीवन। कैसा? लाइफ विद ऑनर। जिस लाइफ में ऑनर ही ना बचे उस लाइफ को भी जीने का कोई अधिकार। उन्हें लगता है हमारी इज्जत, हमारी आन बान शान को लूट लेगा, फिर जिंदा रह के भी क्या करना है। तो महिलाएं सारी अग्नि में बैठ के जल जाया करती, इसको बोलते जोहर। क्या बोलते? पर अपने यहां एक समस्या थी कि जोहर केवल शादीशुदा महिलाएं करती थी, कुंवारी लड़कियां जोहर नहीं। तो यदि ऐसा मामला फंस जाता कि किले के अंदर कुंवारी लड़कियां होती तो उनको किसी दूसरे दरवाजों से बाहर निकालते, मामा बुआ के पास भेजते, कहते हम सब तो मर रहे हैं, तुम इनका बाद में ब्याह कर देना। लेकिन उस बार अलाउद्दीन का घेरा इतना भयंकर था कि उनको निकालने का कोई भी रास्ता भी नहीं था। तो हमीर ने रंग देवी को कहा कि इन हाल में तो सुन बीरा, हाथ पीड़ा न हो सके। इस हालत में तो इसके हाथ पीड़े भी नहीं कर सकते, मतलब शादी भी कुंवारी कन्या इतना जोहर सेज ना सोच सके। ये कुंवारी लड़की इसलिए जोहर भी। मैं ये सोच सोच के हैरान और परेशान हूं कि जब हम सारे लोग लड़ते हुए मारे जाएंगे, तुम सारी रानियां जोहर कर लोगी, तो इस कन्या का क्या होगा? इसको उठा के ले जाएंगे। अब जब रंग देवी ने यह सुना तब तो उसका भी रंग उठ गया और रंग देवी को भी लगा कि हाँ यार, बेटी के बारे में सोचा ही नहीं था। अब वो जब दोनों ही अंदर बंद होके बैठ गए राजा रानी, और ये बात बाहर देवल देव को पता चली कि डिस्कशन मेरे बारे में हो रहा है अब तो, और मेरे कारण ये लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वो 16 साल की लड़की अंदर अपने पिता के पास गई और उसने जाके कहा कि मैं समझ गई कि मेरी वजह से आप लड़ाई में कोई भी डिसीजन लेने में असमंजस महसूस कर रहे हैं। मैं समझ गई कि मेरी वजह से बाहर छोटे छोटे बच्चे प्यासे और भूखे मर रहे हैं, लेकिन आपके पास डिसीजन का कोई भी तरीका नहीं। यदि आपको लगता है आप मुझे जोहर नहीं करवा सकते, आप मुझे तलवार से काट दीजिए। आपको लगता है कि मैं जिंदा रही तो अलाउद्दीन मुझे उठा के ले जाएगा, तो आप मुझे तलवार से काट के मार दो, वैसे ही मार दो। जब सारे मरेंगे तो मैं भी जिंदा रहेगी, क्या करूंगी? पर एक पिता अपनी पुत्री को अपने हाथों से तो कैसे काट दे? हमीर तलवार उठाता उसे काटने के लिए, पर हमीर भर भरा के गिरता है, रोता है जोर जोर से। उस पुत्री को पुण्य लगा कि मेरा बहादुर पिता जो आज दिन तक उन लड़ाइयों के अंदर कभी इस प्रकार से ना रोया हो, मेरी वजह से फूट फूट के रो रहा है। वो किले के ऊपर चढ़ती है, पीछे एक तालाब था, पद्म तालाब, उसमें छलांग लगा देती है, जोहर से पहले सुसाइड कर जाती हो। अब उस वाला डिसीजन लेना था, वो जब खुद ही मर गई, उसके बाद ये सारे पुरुष केसरी कपड़े पहनकर बाहर लड़ने के लिए जाते हैं, महिलाएं सारी की सारी क्या कर लेती है? जोहर। ये हमारे राजस्थान का पहला जोहर है। ये राजस्थान का, जिसमें पुरुष लड़ने के लिए जाते उसको बोलते केसरिया, महिलाएं अग्नि में जलती उसको बोलते जोहर। इन दोनों को कंबाइंड रूप से बोलते साका। क्या बोलते? लिखो।